गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग कहाँ तक पढ़े थे कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल तक हम लोग पढ़े थे। ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसा होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड भी कैसा होता है। ठीक है, उसका बहुत सारा एग्जाम्पल, उसका मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या क्या होता है वो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, लास्ट जो वीडियो हम लोग डाले थे यूट्यूब में उसमें हम लोग डिस्कस किए थे कि कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में ज़्यादा पढ़े थे। ठीक है, कि कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे फॉर्मेशन होता है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्डिंग फॉर्मेशन क्यों होता है, ठीक है, और क्या पढ़े थे, क्या क्या कंडीशन है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का, और थोड़ा बहुत डाइपोल मोमेंट के बारे में भी पढ़े थे। पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, ये सब हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कोवेलेंट मॉलिक्यूल का कुछ स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ कुछ एग्जाम्पल तुम लोग का बुक में है जिसमें नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी है और पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी है। ठीक है, उनका जो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा लो, सम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, सम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट मॉलिक्यूल का पढ़े थे स्ट्रक्चर, वैसे ही कोवेलेंट मॉलिक्यूल का भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो तुम लोग का बुक में देखना बहुत सारा एग्जांपल दिया हुआ है। पहला वाला देखना हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखना तुम लोगों का जो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसका एग्जाम्पल दिया रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लो क्लोरीन Cl2, इसका एग्जाम्पल रहेगा, देखना बुक में दिया रहेगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नंबर 4 में कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसका नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसका एग्जाम्पल दिया है। अच्छा, उसके बाद मीथेन CH4, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद पानी H2O, इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से कुछ कुछ तुम्हारा नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, कुछ कुछ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो पहले से स्टार्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन एक नॉन पोलर कंपाउंड है। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे किसको नॉन पोलर कंपाउंड बोलेंगे, किसको पोलर कंपाउंड बोलेंगे, और एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। पोलर कंपाउंड क्या है, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किसी एक एटम के तरफ चला जाएगा। मतलब जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल डिस्टेंस में नहीं होगा। मतलब दो एटम के एकदम इक्वल डिस्टेंस में नहीं होगा। मान लो कि A एक एटम है और B एक एटम है। ठीक है, तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो दोनों एटम से एकदम बीच का जो डिस्टेंस वो एकदम इक्वल डिस्टेंस में नहीं रहेगा। मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से A का डिस्टेंस और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर से B का डिस्टेंस ये इक्वल नहीं होगा। ये कोई भी एक एटम के एकदम नजदीक चला जाएगा। कौन से एटम के नजदीक जाएगा, जो एटम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसी के नजदीक चला जाएगा। मतलब क्या है, अगर पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, उनमें से पोलर कोवेलेंट कंपाउंड में जो दो एटम है उनमें से एक एटम क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा दूसरे एटम के मुकाबले। मान लो अगर बी एटम ए एटम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बी की तरफ चला जाएगा। मतलब क्या, बी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने तरफ खींच लेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरा ले लेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन अपने तरफ खींच लेगा थोड़ा सा। ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। ठीक है, और नॉन पोलर कब होता है, नॉन पोलर मतलब क्या, जब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर एकदम इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब क्या, मान लो अगर A एटम B एटम है, तो ये दो जो एटम है ना, दोनों एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं रहेगा, बहुत कम डिफरेंस होगा। इसीलिए जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर किसी के तरफ, कोई भी एटम की तरफ नहीं जाएगा, एकदम बीच में रहेगा। उसको हम लोग बोलेंगे क्या, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, मतलब ये जो हाइड्रोजन है ये नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है। समझ में आ रहा है? और भी है, हम लोग एक एक करके डिस्कशन आगे लेके जाएंगे। तो पहला स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन का क्या है, देखो ये हम लोग सब इरेज कर दे रहे हैं। ठीक है, एक एक के बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहले हाइड्रोजन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन में क्या है, हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके पास एक ठो इलेक्ट्रॉन है, मतलब K सेल में एक ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा। ठीक है, और हाइड्रोजन कोशिश करेगा क्या, अपना जो नियरेस्ट नोबेल गैस है उसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो पाने की कोशिश करेगा। तो इसका नियरेस्ट नोबेल गैस है हीलियम, जिसके पास दो ठो इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या, हाइड्रोजन कैसे भी तरह एक ठो और इलेक्ट्रॉन
पाने की कोशिश करेगा अपना जो के सेल है उसमें, ताकि वो जो हीलियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है डुप्लेट। डुप्लेट मतलब क्या, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये स्टेट अचीव करने का कोशिश करेगा ताकि वो स्टेबल हो जाए। क्योंकि हम लोगों को पता है 2 स्टेट सबसे ज़्यादा स्टेबल है, एक आता है ऑक्टेट स्टेट जिसमें कि लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, और एक तो आता है डुप्लेट स्टेट जिसमें लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो हाइड्रोजन क्या डुप्लेट स्टेट पाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, देखो पहले हाइड्रोजन H2 मतलब क्या, 2 हाइड्रोजन रहेगा, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम रहेगा। तो ये हाइड्रोजन इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा वाला ये हाइड्रोजन एटम इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या, ये बिफोर कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बाइन होने के पहले, कॉम्बाइन होने से पहले, बिफोर कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जब कॉम्बाइन होगा मतलब आफ्टर कॉम्बिनेशन कैसा होगा, 2 हाइड्रोजन एटम क्या इस तरीके से अपना जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो शेयर कर लेगा। ये क्या है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको बोला जाता है क्या, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके थे, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड डिस्कस हो गया था। तो इसको बोला जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब क्या, यही फॉर्मेशन होगा क्या, 2 हाइड्रोजन एटम मिलके H2, ठीक है। तो ये हो गया क्या, ये हो गया आफ्टर कॉम्बिनेशन, आफ्टर कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होने के बाद। समझ में आया, मतलब 2 हाइड्रोजन एटम आपस में जुड़ के एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगा। तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम हो गया, ठीक है। ये नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है। नॉन पोलर हम उसी को बोलेंगे जिसमें कि 2 एटम का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो उतना ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 2 एटम ही लगभग सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दिखाएगा, शो करेगा, लगभग सेम, उतना डिफरेंस नहीं होगा। और पोलर कोवैलेंट कंपाउंड में क्या, एक एटम दूसरे एटम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। इसीलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी को हम लोग पोलर कोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं। दूसरे मॉलिक्यूल में आ जाते हैं, Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये भी नॉन पोलर है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो Cl2 मतलब क्या, दोनों ही क्लोरीन एटम है, मतलब क्या, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा क्योंकि दोनों तो सेम एटम है। मतलब क्या, ये पोलर होने का कोई चांसेस ही नहीं है, ये नॉन पोलर ही होगा क्योंकि दोनों एटम सेम है। तो मतलब दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगा। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है तो पोलर होने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। मतलब ये नॉन पोलर है। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, Cl का एटॉमिक नंबर 17 है, मतलब KLm 2 8 और 7 17, ठीक है। तो इसका जो नियरेस्ट नोबेल गैस है वो क्या है, आर्गन है, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 18 है, मतलब क्या, K में 2 L में 8 और लास्ट सेल M में 8, ठीक है। तो ये स्टेबल है। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑक्टेट स्टेट है। मतलब क्लोरीन कोशिश करेगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पाने का, ताकि वो स्टेबल हो जाए। लास्ट सेल में और एक इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, इसीलिए क्या होगा, क्लोरीन और एक क्लोरीन से जुड़ के Cl2 हो जाएगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल हो जाएगा। इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम हम देखेंगे तो कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो कैसा होता है। तो पहले क्या लिखेंगे, बिफोर कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन होने के पहले क्या होता है, बिफोर कॉम्बिनेशन। तो Cl, दूसरा Cl, 2 Cl एटम, लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहता है Cl का, देखो 7 ठो। तो 7 इलेक्ट्रॉन दिखाओ, 2 4 2 6 और मान लो ये एक है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका भी 7 रहेगा, 2 4 2 6 और यहाँ पे 1 7, ठीक है। ये बिफोर कॉम्बिनेशन है। आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या होगा, दोनों जुड़ जाएगा आपस में। आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या होगा, देखो दोनों Cl एटम आपस में जुड़ जाएगा। मतलब क्या, इस Cl के पास 2 2 4 2 6 और ये वाला 1 7, ठीक है, जो वो डोनेट करेगा, मतलब शेयर करेगा, 2 2 4 2 6 और यहाँ पे 1 7। समझ में आया बात, ठीक है। अच्छा, तो यही तुम्हारा क्या है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, यही शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, इसका Cl 2 2 4 2 6, यहाँ पे भी Cl 2 2 4 2 6 और बीच में एक बॉन्ड हो जाएगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे हाइड्रोजन में हुआ था, यहाँ पे लिखना सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब क्या होगा, Cl और Cl मिलके
Cl2। अभी देखो दोनों Cl एटम के पास क्या लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसने ये जो Cl एटम है इसके पास भी तो लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, और इस Cl एटम के पास भी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। क्योंकि देखो इसके पास अभी कितना है, 2 2 4 2 6, और एक ठो यहाँ पे दिया है 7 ठो, और एक ठो इसी से मिला है, मतलब शेयर किया है ना। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को क्या ये Cl भी यूज करेगा, ये Cl भी यूज करेगा, मतलब क्या इस Cl के पास भी 8 हो गया, इस Cl के पास भी 8 हो गया, तो दोनों स्टेबल हो गया, इसीलिए उसने शेयर किया है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया Cl2 मॉलिक्यूल। अच्छा उसके बाद आता है नाइट्रोजन में, बहुत ईजी है, देखो नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो ये क्या है, ये भी तुम्हारा क्या होगा, नाइट्रोजन भी तुम्हारा नॉन पोलर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही नाइट्रोजन एटम है, दोनों सेम एटम होता है, तो क्या होता है, पोलर कभी नहीं होगा, नॉन पोलर ही होगा। ठीक है, अच्छा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखेंगे तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, मतलब K में 2 ठो, L में 5 ठो, 7 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसका जो नियरेस्ट नोबेल गैस है वो क्या है, नियॉन, नियरेस्ट नोबेल गैस। ठीक है, जिसके पास 10 ठो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब क्या, K सेल में 2 ठो, L में 8 ठो, मतलब नाइट्रोजन क्या कोशिश करेगा, नियॉन वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो कि स्टेबल है वो पाने की कोशिश करेगा, नियरेस्ट नोबेल गैस। समझ में आया, मतलब लास्ट सेल में 3 ठो इलेक्ट्रॉन और शेयर करेगा किसी के साथ करके, लास्ट सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन दाखिल हो जाएगा और नाइट्रोजन क्या स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए वो कॉम्बाइन होगा। समझ में आ रहा है। अच्छा तो सेम इसका अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हम देखेंगे तो कैसा होगा, देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा। ठीक है, तो पहला क्या है, पहला होगा बिफोर कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन होने के पहले, कॉम्बाइन होने से पहले क्या होता है, देखो 2 नाइट्रोजन एटम है। ठीक है, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, 5 ठो, तो देखो 1 2 3 4 5, इसके पास भी 1 2 3 4 5। समझ में आ गया। अच्छा उसके बाद आते हैं आफ्टर कॉम्बिनेशन, कॉम्बाइन होने के बाद क्या होगा, देखो नाइट्रोजन 2 ठो, 1 2 3, इस नाइट्रोजन के पास भी 2 ठो शेयर किया। समझ में आया, मतलब ये क्या है, ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होगा, नाइट्रोजन इसके पास 2 ठो रहेगा, इसके पास भी क्या 2 ठो रहेगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 3 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, यहाँ पे लिखोगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मेशन होगा क्या, नाइट्रोजन N2। ठीक है, मतलब क्या, 2 नाइट्रोजन एटम आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक ठो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करता है। समझ में आया, तो ये बहुत इजी था। ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन और क्लोरीन लगभग सेम, सिर्फ तुम्हें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद जैसे दिखाया बिफोर कॉम्बिनेशन आफ्टर कॉम्बिनेशन जोड़ दोगे तो आ जाएगा। उसके बाद आते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है ये बाद में हम लोग तुमको बताएंगे कि नॉन पोलर क्यों है, क्योंकि इसमें देखो एक कार्बन एटम है और 4 ठो क्लोरीन एटम है, तो डिफरेंट एटम है। ठीक है ना, तो डिफरेंट एटम होने से क्या पोलर होने का चांसेस है, ऐसा नहीं है कि डिफरेंट एटम रहेगा तो पोलर ही होगा, ये हम नहीं बोल रहे। डिफरेंट एटम अगर है एक मॉलिक्यूल में तो पोलर होने का चांसेस है, पोलर ही होगा ऐसा नहीं है। और अगर सेम एटम रहेगा, जैसे हाइड्रोजन बोले 2 ठो हाइड्रोजन एटम है, नाइट्रोजन बोले 2 ठो ही नाइट्रोजन एटम है, तब पोलर ही होगा, नॉन पोलर ही होगा तब। ठीक है, अच्छा तो इसके लिए हम लोग का करना क्या पड़ेगा, पहले कार्बन का देखना पड़ेगा, एटॉमिक नंबर कितना है 6, उसके बाद क्लोरीन का देखना पड़ेगा कितना है 17, मतलब कार्बन K में 2 ठो रहेगा, L में 4 ठो रहेगा, इसका K में 2 ठो, L में 8 ठो और M में 7 ठो, 17। अच्छा उसके बाद कार्बन को देखो स्टेबल होना है और क्लोरीन को भी स्टेबल होना है, तो क्लोरीन को चाहिए क्या, अपना लास्ट सेल में 1 ठो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 8 ठो हो जाएगा। कार्बन को चाहिए क्या, लास्ट सेल में कितना है 4 ठो है इलेक्ट्रॉन, उसको और 4 ठो चाहिए, तो लास्ट सेल में इसका भी 8 हो जाएगा, तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एडजस्ट होगा ताकि दोनों एटम ही स्टेबल हो जाए, दोनों एटम का ही ऑक्टेट वाला स्टेट अचीव हो जाए। ठीक है, अच्छा तो देखो इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम कैसे देखेंगे हम, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, पहला है बिफोर कॉम्बिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर ये वाला तुम समझ जाओगे ना
तो इसके बाद वाला जो है, जो कि मीथेन है, CH4 जो करवाएंगे वो भी लगभग सेम है। CH4 इसके बाद हम करवाएंगे, CH4 करवाएंगे, मीथेन करवाएंगे, इसका डायग्राम। तो इसका डायग्राम और CCl4 का लगभग सेम है, ये समझ जाओगे तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो देखो, तो CCl4 क्या होगा, बीच में कार्बन रहेगा, ठीक है, और क्लोरीन कितना है, 4 ठो है, तो 4 जगह तुम क्लोरीन बिठा दो, Cl हो गया। अच्छा, अब कार्बन के पास लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन के पास 4 ठो इलेक्ट्रॉन दिखा दो, एक ठो यहाँ पे, एक ठो इस तरफ, एक ठो इस क्लोरीन की तरफ, एक ठो इस क्लोरीन की तरफ, चारों क्लोरीन की तरफ एक एक करके इलेक्ट्रॉन दिखा दो, तो कार्बन का 4 ठो इलेक्ट्रॉन हो गया। समझ में आया? अच्छा, ये तो आपस में जुड़ेगा, ठीक है ना, मतलब प्लस साइन से हम लोग जोड़ देंगे क्योंकि आपस में जुड़ेगा, CCl4 होगा तो ये प्लस साइन हम लोग दे देंगे, ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्लस साइन है, ठीक है, ये प्लस साइन है, मतलब एडिशन साइन है, और ये क्रॉस जो देख रहा है ये C का इलेक्ट्रॉन है, मतलब कार्बन का इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, अब क्लोरीन के पास देखो, तुम क्लोरीन के पास चले जाओगे तो क्लोरीन, हर क्लोरीन एटम के लास्ट सेल में 7 ठो करके इलेक्ट्रॉन रहेगा, हर क्लोरीन का लास्ट सेल में 7 ठो करके इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 7 ठो होगा, इसके पास भी जाहिर सी बात है 7 ठो होगा, मतलब क्या, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, और यहाँ पे 1 ठो 7 ठो जो कार्बन की तरफ रहेगा। यहाँ पे भी सेम 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, और यहाँ पे 1 ठो 7 जो कार्बन की तरफ रहेगा। यहाँ पे भी 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, और यहाँ पे 1 ठो 7 ठो, ठीक है, जो इस कार्बन की तरफ रहेगा। यहाँ पे भी सेम 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, और यहाँ पे 1 ठो 7 ठो जो इस कार्बन की तरफ रहेगा। समझ में आ रहा है? मतलब क्या हुआ, हर एक क्लोरीन क्या करेगा, अपना एक एक करके इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कार्बन के साथ। मतलब क्या, अगर ऐसा हुआ तो कार्बन के पास लास्ट सेल में तो 4 ठो इलेक्ट्रॉन है, और हर एक क्लोरीन से क्या, उसको एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर्ड मिल जाएगा, मतलब क्या, 4 ठो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि 4 ठो क्लोरीन एटम है, तो 4 और 4 मिलकर 8 ठो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा उसका लास्ट सेल में, मतलब कार्बन स्टेबल हो गया। समझ में आया? अब अगर क्लोरीन का तुम बात करोगे, देखो इस क्लोरीन के पास तो पहले से ही 7 ठो इलेक्ट्रॉन है, और इस कार्बन के साथ क्या, 1 ठो इलेक्ट्रॉन शेयर किया, मतलब इसके पास भी, क्लोरीन के पास भी 8 ठो हो गया, उस हिसाब से इसके पास भी 8 ठो हो जाएगा, इसके पास भी 8 ठो हो जाएगा, इसके पास भी 8 ठो हो जाएगा, मतलब हर एक क्लोरीन स्टेबल हो गया। समझ में आया बात? अच्छा, उसके बाद आफ्टर कॉम्बिनेशन अगर तुम देखोगे तो क्या होगा, कैसा दिखेगा डायग्राम, देखो C है यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl लगा लिए, ठीक है। अच्छा, आफ्टर कॉम्बिनेशन में देखो क्या होता है, ये प्लस जो साइन हम दिए ना, प्लस वाला साइन घट जाएगा, कोई भी एडिशन साइन नहीं रहेगा। C के पास कितने इलेक्ट्रॉन पहले से था, 1 ठो, 2 ठो, 3 ठो, 4 ठो। अब ये वाला जो कार्बन, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन पहले से था, 7 ठो, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, पहले 6 करके बिठा लेते हैं, ठीक है, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, इसके पास भी 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, ठीक है। तो कार्बन के पास तो 4 ठो इलेक्ट्रॉन पहले से ही था, और क्लोरीन के पास हम 6 ठो इलेक्ट्रॉन दिखाए, लेकिन रहेगा कितना, 7 ठो, ठीक है। तो और 1 ठो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इस क्लोरीन एटम के बारे में तुम सोचो, देखो 2 ठो, 2 ठो 4 ठो, 2 ठो 6 ठो, और यहाँ पे 1 ठो 7 ठो, तो ये जो 7वां वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन के साथ वो शेयर कर लेगा। समझ में आ रहा है? और कार्बन भी 1 ठो इलेक्ट्रॉन दिया इस क्लोरीन को, मतलब दोनों एक एक करके शेयर हो गया, मतलब इस क्लोरीन के पास अभी कितना हो गया, 8 ठो हो गया, और इस कार्बन के पास कितना हो गया, 4 ठो तो पहले से ही था, और ये मिल के 5 ठो हो गया। सेम टाइप सेम उसी की तरह ये वाला क्लोरीन भी क्या करेगा, अपना जो लास्ट 7वां वाला 7th इलेक्ट्रॉन जो है इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, ये क्लोरीन भी अपना जो 7th इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के साथ शेयर करेगा, ये क्लोरीन भी अपना जो 7th इलेक्ट्रॉन है इसके साथ शेयर करेगा। तो देखो हर एक क्लोरीन के पास अभी कितना शेयर करके 8 ठो करके इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ऑक्टेट स्टेट अचीव हो गया, और कार्बन के पास तो पहले से ही 4 ठो था, और हर एक क्लोरीन से उसको क्या एक एक करके मिल गया, तो 4 ठो मिल गया 4 ठो क्लोरीन से, मतलब 8 ठो हो गया, तो ये भी स्टेबल हो गया। बात समझ में आ रहा है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसको बनाना। और क्या होगा, देखो बीच में C, Cl, 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 मतलब क्या, देखो हर एक करके एक एक करके बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखो हर एक में देखो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर क्या, 1 ठो ही है, देखो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। तुम इस तरीके से एग्जाम में करोगे नहीं, ये हम तुमको समझाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। बुक में देखना जो डायग्राम दिया हुआ है उसी से वही बनाना तुम। तो ये देखो 4 ठो ऐसे बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड हो गया, मतलब इसको क्या बोलेंगे हम, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। 4 ठो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब क्या होगा, ये CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड। समझ में आया बात? अच्छा, उसके बाद तुम लोग का नेक्स्ट देखना दिया हुआ है CH4 दिया हुआ है, इसके बाद जो है
ये तुम खुद करोगे। ये CCl4 हम तुमको समझा दिए, तुम होमवर्क करोगे। ये CH4 का जो डायग्राम है, मतलब इसका नाम क्या है, इसका नाम मीथेन है। ये बुक में देखना दिया हुआ है, CCl4 के बाद ही दिया हुआ है। तो CCl4 जैसे कि है, CH4 भी वैसे ही होगा, सेम। बीच में कार्बन रहेगा और चारों तरफ 4 ठोकर का हाइड्रोजन रहेगा, ठीक है। तो ये तुम खुद बनाओगे। उम्मीद करता हूँ कि इसमें समझ में आ जाएगा, क्योंकि CCl4 अगर समझ में आ गया तो ये CH4 भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सेम तरीके का होगा, एक ही सेम टाइप होगा। तो हम तुमको नहीं दिखाई तो होमवर्क करोगे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है पानी, H2O, ठीक है। अब ये जो पानी है ना, ये पानी तुम्हारा पोलर होगा, ठीक है। पानी पोलर होगा क्योंकि देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, दोनों डिफरेंट एटम है। और ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से बहुत ज़्यादा है। मतलब दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए क्या होगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब क्या, ये पोलर कंपाउंड हो जाएगा। समझ में आया बात? अच्छा, तो इसके हम लोग कैसे डायग्राम बनाएंगे, कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा, सेम टाइप फॉलो करेंगे। पहले हाइड्रोजन का देखेंगे, इसके पास एक ठो इलेक्ट्रॉन है, मतलब के सेल में एक ठो रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, मतलब के में 2 ठो, एल में 6 ठो। समझ में आया? अब देखो, दोनों हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम, दोनों में से कोई भी स्टेबल नहीं है क्या? स्टेबल नहीं है। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना जो नियरेस्ट इलेक्ट्रॉन, नियरेस्ट नोबेल गैस है जो कि हीलियम है, जिसके पास 2 ठो इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन पाने की कोशिश करेगा, मतलब डुप्लेट स्टेट जाने में डुप्लेट स्टेट पाने की कोशिश करेगा। और ऑक्सीजन के पास लास्ट सेल में 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी क्या, और 2 ठो इलेक्ट्रॉन लेके इसका जो नियरेस्ट नोबेल गैस है ऑक्सीजन का, जो कि नियॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, वो पाने की कोशिश करेगा। समझ में आ रहा है बात? मतलब यहाँ पे हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम कैसा होगा, देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखो, ये है बिफोर कॉम्बिनेशन, जब एटम आपस में कॉम्बाइन नहीं हुआ है, बिफोर कॉम्बिनेशन, ठीक है। कैसे करेंगे, H2O मतलब 2 हाइड्रोजन एटम रहेगा और 1 ऑक्सीजन एटम रहेगा। समझ में आया? 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम। अच्छा, ऑक्सीजन के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 ठो इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 ठो 4 ठो, और इस हाइड्रोजन की तरफ 1, इस हाइड्रोजन की तरफ 1, क्योंकि शेयर करेगा, इसलिए तुम ऐसे करके बनाओगे तो तुम्हारा इजी होगा। और हर एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक करके इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी 1 ठो इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 ठो इलेक्ट्रॉन है। समझ में आ गया? अच्छा, आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या होगा, जुड़ जाएगा तीनों एटम, ठीक है। मतलब क्या, हाइड्रोजन एटम और ये ऑक्सीजन एटम, ये एडिशन वाला जो साइन है वो हटा देंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास क्या कितना इलेक्ट्रॉन था? 2 ठो 4 ठो, और यहाँ पे 1 ठो, यहाँ पे 1 ठो, 6 ठो। और इस हाइड्रोजन के पास क्या, 1 ठो इलेक्ट्रॉन था, इसके पास 1 ठो इलेक्ट्रॉन था। मतलब क्या, ये वाला जो हाइड्रोजन है वो 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, और ये वाला जो हाइड्रोजन है वो भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, ठीक है। और ऑक्सीजन ने क्या किया, अपना जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर किया इसने। मतलब क्या है, ये भी तुम्हारा शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया, ये भी तुम्हारा शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। समझ में आया बात? अच्छा, मतलब क्या, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, और हाइड्रोजन इस तरीके से। अच्छा, ऑक्सीजन के पास 2 4 ठो इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, ठीक है। और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो तो इसके साथ शेयर हो गया। समझ में आ रहा है बात? मतलब क्या फॉर्मेशन होगा, यहाँ से H2O पानी, ठीक है। ये जो देख रहे हो ये क्या है, ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, 2 ठो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इस तरीके से होता है, ठीक है। और एक हम तुमको दिखा देते हैं, बुक में है, देखना, H2O के बाद है एमोनिया, NH3। ये प्रैक्टिस करोगे क्योंकि ये पूछता है, ठीक है। एमोनिया, NH3। एमोनिया क्या है, ये भी पोलर कंपाउंड है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखो, एक ठो एटम तुम्हारा क्या है, नाइट्रोजन है, और दूसरा एटम हाइड्रोजन है, और नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए एमोनिया क्या हो जाएगा, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड हो जाएगा। इसमें देखो, एक एटम नाइट्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, इसका के में 2 ठो, एल में 5 ठो इलेक्ट्रॉन रहेगा, और हाइड्रोजन के पास तो 1 ठो ही इलेक्ट्रॉन है, वो के सेल में ही रहेगा। मतलब दोनों एटम ही स्टेबल नहीं है। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लास्ट सेल में 8 ठो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबल होने के लिए, और हाइड्रोजन एटम का लास्ट सेल में क्या, और 1 ठो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मतलब 2 ठो इलेक्ट्रॉन होना चाहिए स्टेबल होने के लिए। मतलब क्या, हाइड्रोजन अपना जो नियरेस्ट नोबेल गैस है, जो हीलियम है, जिसके पास 2 ठो इलेक्ट्रॉन है, वो पाने की कोशिश करेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन का नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा वाला है, नियॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 10 है, तो वो पाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम कैसा होगा,
इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये कैसा होगा देखो। अच्छा, तब एक नाइट्रोजन एटम है, 3 ठो हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो नाइट्रोजन ये होगा बिफोर कॉम्बिनेशन, जुड़ने से पहले, बिफोर कॉम्बिनेशन, ठीक है। 9 नाइट्रोजन एटम, एक ठो हाइड्रोजन, एक ठो हाइड्रोजन, एक ठो हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन हो गया, NH3, ठीक है। अब देखो एडिशन साइन दे दो, क्योंकि तुम हर एक एटम कॉम्बाइन हो रहा है, तो ये एडिशन साइन है। नाइट्रोजन के पास लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 ठो, मतलब 2 ठो होगा, ठीक है। एक तो इस हाइड्रोजन की तरफ, एक तो इस हाइड्रोजन की तरफ, एक तो इस हाइड्रोजन की तरफ, 5 ठो हो गया। हाइड्रोजन के पास तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एक ठो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ठो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक ठो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा, आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या होगा देखो, आफ्टर कॉम्बिनेशन क्या, एडिशन वाला साइन हट जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन तो था ही, रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन के पास भी एक एक करके इलेक्ट्रॉन था, ये भी रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन क्या करेगा, लास्ट सेल में तो 5 ठो इलेक्ट्रॉन था ना, तो हम दिखाए 2 ठो, तो बाकी 3 ठो क्या होगा, हर एक हाइड्रोजन एटम के साथ शेयर कर लेगा वो, तो यहाँ पे एक ठो शेयर होगा, यहाँ पे एक ठो शेयर होगा, यहाँ पे एक ठो शेयर होगा, समझ में आया। अच्छा, तो ये क्या है, शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, ये देखो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, ये भी शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब क्या हो जाएगा तुम्हारा, नाइट्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और हाइड्रोजन ये एक तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ये भी एक तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और क्या लिखेंगे, यही हो जाएगा तुम्हारा क्या, एमोनिया NH3, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग डायग्राम बनाएंगे कोवेलेंट मॉलिक्यूल का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी हम तुमको डायग्राम दिखाए वो तुम्हें समझ में आया है। सिर्फ एक ठो ही तुम्हारे होमवर्क के लिए हम छोड़े, जो कि CH4 है, वो एकदम CCl4 वगैरह सेम होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रैक्टिस करोगे ठीक से, कुछ पोलर कोवेलेंट कंपाउंड दिया हुआ है, कुछ नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ये जो पोलर कोवेलेंट हम लोग, ये जो कोवेलेंट कंपाउंड हम पढ़े, और पिछले वीडियो में हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड पढ़े थे, तो दोनों में अंतर क्या है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो यह हम लोग जब पढ़ाए थे, तो एक डिफरेंस हम तुमको बता दिए थे कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड जो है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक है। और जो आयनिक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड बहुत ही स्ट्रांग होता है, और कोवेलेंट कंपाउंड क्या उसका, वो बहुत ही वीक होता है। तो एक तो हम प्रॉपर्टी तुमको बताए थे, ठीक है। तो देखना तुम लोग का बुक में बहुत सारा प्रॉपर्टी दिया हुआ है, ठीक है, और उसका रीज़न भी लिखा है क्यों है, तो एक एक करके हम बताते हैं। देखो बुक में दिया रहेगा, वो जो चार्ट है ना बुक में, वो चार्ट ठीक से पढ़ोगे कि कोवेलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में क्या डिफरेंस। तो देखो पहला डिफरेंस क्या दिया है बुक में, नेचर, ठीक है। प्रॉपर्टी के अंदर देखो नेचर दिया हुआ है। पहला वाला पॉइंट में क्या है, दे आर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर आयंस, मतलब जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है वो आयन से बना होगा, एक तो पॉजिटिव आयन होगा और एक तो नेगेटिव आयन होगा, ठीक है। अच्छा, रीज़न क्या है, क्योंकि दोनों जो एटम है ना, दोनों एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ही स्ट्रांग है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वजह से क्या, वो इजीली सेपरेट हो जाता है और आयन फॉर्मेशन करता है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन होगा। तो ये रीज़न हो गया। दूसरा नेचर क्या है, दे आर हार्ड सॉलिड्स कॉन्सिस्टिंग ऑफ आयंस, मतलब क्या, जो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड होगा वो हार्ड होगा, हार्ड सॉलिड होगा, ठीक है। उसी पॉइंट में अगर तुम कोवेलेंट में चले जाओगे तो उसका नेचर क्या होगा, उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होगा वो मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है। रीज़न क्या है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो बहुत ही वीक है कोवेलेंट एटम्स में, ठीक है। इस वीक फोर्सेस के दौरान, इस वीक फोर्सेस के वजह से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो मॉलिक्यूल होगा, वो आयन में जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से देखना तुम लोग का सेकंड पॉइंट में देखो दिया हुआ है डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई है इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड का, क्योंकि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बहुत ही नॉन वोलेटाइल है। मतलब क्या, नॉन वोलेटाइल मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है। क्यों हाई है, रीजन क्या है, वही सेम रीजन कि इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड में जो दो एटम है, दो एटम के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। इसकी वजह से क्या, तुम अगर उसको मेल्ट करना चाहोगे या बॉयल करना चाहोगे, तुम्हें और ज़्यादा हीट देना पड़ेगा उस फोर्सेस को तोड़ने के लिए, ठीक है। और उसी पॉइंट में अगर तुम कोवेलेंट कंपाउंड की तरफ देखोगे तो कोवेलेंट कंपाउंड वोलेटाइल है, मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है। थोड़ा सा अगर हीट दोगे तो वो बॉयल हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कोवेलेंट कंपाउंड में है वो बहुत ही वीक है, इजीली वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा, वो तो बॉयल और मेल्ट हो जाएगा दोनों।
तो इस तरीके से देखना तुम लोग का बुक में हम तुमको दो पॉइंट समझा दिए। तुम लोग का बुक में देखना ऐसा बहुत डिफरेंस तुम लोग को बुक में दिया हुआ है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग दिया हुआ है। ठीक है, ये इसको अच्छी तरीके से पढ़ना। जैसे कि देखना पॉइंट नंबर 5 में सॉल्युबिलिटी दिया है। सॉल्युबिलिटी मतलब क्या, पानी में सॉल्युबल। तो ये जो सॉल्युबिलिटी है, ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड सॉल्युबल ज़्यादा होगा पानी में, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड कैसे फॉर्मेशन होता है, आयन से फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से फॉर्मेशन होता है। और जो पानी है, पानी में भी आयन फॉर्मेशन होगा। पानी मतलब क्या, पानी मतलब तुम्हारा H2O। ठीक है, तो इसमें भी तो पॉजिटिव आयन होगा, H+ और OH- नेगेटिव आयन होगा। समझ में आ रहा है? तो इजीली सॉल्युबल हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है उसमें भी वो भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी आयन से बना होता है, आयन फॉर्मेशन करेगा। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड अगर तुम पानी में तुम डालोगे तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या, इस पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन में सेपरेट हो जाएगा। और पानी में भी तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन है, तो इजीली क्या होगा, मैच हो जाएगा, इसलिए सॉल्युबल होगा। समझ में आ रहा है? और वहीं अगर तुम कोवेलेंट कंपाउंड का सॉल्युबिलिटी बात करोगे तो कोवेलेंट कंपाउंड पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, इनसॉल्युबल है। क्योंकि पानी तो पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि पानी तुम्हारा पोलर है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड तो पोलर नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड नॉन पोलर होता है। मैक्सिमम कोवेलेंट कंपाउंड ही नॉन पोलर होता है। ठीक है, इसलिए पानी में सॉल्युबल नहीं होगा। समझ में आ रहा है बात? तो ये ठीक से प्रॉपर्टी का डिफरेंस पढ़ोगे। ठीक ना, तुम लोग को दिया हुआ है, देखना। अच्छा, उसके बाद डिस्कशन को और आगे लेके जाते हैं। देखना, देखो नेक्स्ट तुम लोग का टॉपिक क्या है। देखो नेक्स्ट टॉपिक है तुम लोग का इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड। मतलब इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैसा इफेक्ट होता है उसका। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड। इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट को आयनिक कंपाउंड भी बोला जाता है, दूसरा नाम आयनिक भी इलेक्ट्रोवैलेंट का। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट कैसा होगा देखना। तुम लोग का बुक में एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। ठीक है, पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 ओपन करो। देखना बुक में डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तुम बुक ओपन करो, बुक ओपन करके देखो, हम बताते हैं। एक्सपेरिमेंट देखो क्या है लिखा हुआ है, अरेंज एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एज शोन इन द फिगर। देखो फिगर में दिया हुआ एक कंटेनर है, कंटेनर में क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, उसमें क्या है, एक तो कैथोड है इलेक्ट्रोड, दूसरा वाला एनोड इलेक्ट्रोड है। कैथोड वाला क्या है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, और एनोड वाला क्या है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर क्या दिया है, वाटर दिया है, या फिर तुम कुछ लिक्विड भी ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, कैथोड और एनोड कैथोड और एनोड क्या है, एक बल्ब के साथ कनेक्ट होकर एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड किसका बना है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके अंदर क्या है, इस सर्किट के अंदर एक 6 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, देखो एक एमीटर लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है, और जो इलेक्ट्रोड है कैथोड और एनोड, ये प्लाटिनम का बना है। ठीक है, मतलब प्लाटिनम वायर का बना है। तो ये हो गया मेरा क्या, एक सर्किट हम लोग फॉर्मेशन कर लिए। इसी से हम लोग एक्सपेरिमेंट को आगे लेके जाएंगे। देखो लिखा हुआ है, टेक द फॉलोइंग इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन इन सेपरेट बीकर्स एंड dip the platinum electrodes in them for a moment one by one and note the change in ammeter reading। मतलब क्या, तुम जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड एक लो और एक आयनिक और एक कोवैलेंट कंपाउंड लो, सॉल्यूशन में अलग अलग बीकर में तुम लो। एक तो बीकर में इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, दूसरे बीकर में कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, और वो जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है उसमें एकदम डीप कर दो, पूरा डुबा दो एक एक करके, और एमीटर का जो रीडिंग है उसको ठीक से नोटिस करो। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट वाला पार्ट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या होगा तुम्हारा, देखो ऑब्जर्वेशन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के लिए अलग ऑब्जर्वेशन है, कोवैलेंट कंपाउंड का अलग ऑब्जर्वेशन है। तो जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग है, कोवैलेंट कंपाउंड का प्रॉपर्टी अलग है। मतलब जो एमीटर में तो जो तुम रीडिंग देखोगे उससे तुम्हें क्या पता चलेगा कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड अगर है तो उसका रीडिंग अलग होगा, और जो कोवैलेंट कंपाउंड है उसका रीडिंग अलग होगा। ठीक है, अच्छा देखो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्या है, व्हेन द करंट इज पास्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड देयर इज मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर सल्फेट, द बल्ब ग्लोज। देखो ये जो एग्जांपल दिया है ना, ये पहला जो एग्जांपल दिया हुआ है कि मैग्नीशियम क्लोराइड, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, उसके बाद देखो लिखा हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद कॉपर सल्फेट, ये सभी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है। ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हो तो वो जो सर्किट में जो बल्ब लगा हुआ है ना, वो बल्ब जलेगा, मतलब बल्ब ग्लो करेगा। मतलब क्या हुआ, इससे तुम क्या प्रूफ किए कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है, इसीलिए ना बल्ब ग्लो किया, नहीं तो बल्ब ग्लो नहीं करता। मतलब यहां से हम लोग क्या प्रूफ किए कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड से पास हो सकता है।
ठीक है, रीजन क्या है? ये रीजन यही है कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड को अगर तुम पानी में डालोगे या किसी भी लिक्विड में डाल के उसको मिक्स कर दोगे, ठीक है, तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का वो बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। क्यों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड को क्यों पानी में अगर तुम डालोगे तो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड के आयन में सेपरेट हो जाएगा, पॉजिटिव आयन होगा और नेगेटिव आयन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड तो आयन से ही बना है ना, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन से बना है। तो उसको तुम पानी में अगर तुम डाल के उसको मिक्स कर दोगे, मतलब वो सॉल्युबल हो जाएगा। सॉल्युबल होकर क्या प्रोड्यूस करेगा? कुछ पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, कुछ नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, उस आयन के वजह से पास कर सकता है। मतलब आयन जो जनरेट हुआ है ना, वही इलेक्ट्रिसिटी को आगे लेके जाता है। इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बहुत ही गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसीलिए बल्ब जलता है। ठीक है, अगर तुम कोवैलेंट कंपाउंड की तरफ देखोगे तो कोवैलेंट कंपाउंड में अगर तुम जो बीकर में जो तुम कोवैलेंट कंपाउंड लिए हो उसमें अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी पास करवाओगे, ठीक है, तुम देखोगे क्या? वो बल्ब जलेगा नहीं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट जो कोवैलेंट कंपाउंड है वो तो आयन प्रोड्यूस नहीं कर सकता है ना। ठीक है, जो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड आयन प्रोड्यूस कर सकता था, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पास होता है, इसलिए बल्ब जलता है। तो कोवैलेंट कंपाउंड तो आयन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कोवैलेंट कंपाउंड क्या है? मैक्सिमम नॉन पोलर है। नॉन पोलर मतलब आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा। अगर आयन प्रोड्यूस नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी आगे लेके कौन जाएगा? मतलब बल्ब जलेगा नहीं। ठीक है, इसमें भी देखो एग्जाम्पल कुछ दिया हुआ है, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर दिया हुआ है, शुगर सॉल्यूशन दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है, क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, बेंजीन पेट्रोल दिया हुआ है। ये सब तुम्हारा क्या? कोवैलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, तुम लोग का देखो कोवैलेंट कंपाउंड में देखो एग्जाम्पल में पहला जो एग्जाम्पल दिया है ना, वो डिस्टिल्ड वाटर दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। अगर डिस्टिल्ड वाटर है तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, मतलब क्या? इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। अगर तुम नॉर्मल वाटर का बात कर रहे हो तो वो पोलर होगा। ठीक है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ठीक है, यह ध्यान देना। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर अगर है तो वो कोवैलेंट है। ठीक है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। अगर तुम नॉर्मल पानी का बात कर रहे हो जिसमें डिस्टिल तुम नहीं लिखे, ठीक है, तो वो पोलर होगा, उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा। ठीक है, वो वाटर भी बोल सकता है या प्योर वाटर भी बोल सकता है, दोनों में ही क्या? सेम इलेक्ट्रिसिटी पास होगा। लेकिन अगर डिस्टिल लिखा रहेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ लिया क्या? इफेक्ट, मतलब तुम्हारा जो इलेक्ट्रिसिटी का जो इफेक्ट है वो कोवैलेंट कंपाउंड में क्या होगा और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड में क्या होगा। ठीक है, तो यहीं तक आज हम लोग डिस्कशन किए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तुम लोग का नेक्स्ट जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये थोड़ा सा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आंसर एकदम डिस्कस कर लेंगे। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आंसर है हम थोड़ा क्वेश्चन आंसर पिकअप करके रखेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर देंगे, तो चैप्टर तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में कोऑर्डिनेट बॉन्ड से हम लोग स्टार्ट करेंगे। चलो, थैंक यू।